नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत संजीदा टॉपिक को लेकर के, एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसकी वजह से हमारे समाज में काफ़ी हलचल मची हुई है। काफ़ी लोग पैनिक्ड हैं, परेशान हैं कि क्या करें क्या ना करें। और वो है हमारे बैंकिंग को लेकर के, जो हम अपनी ज़िंदगी भर की गाढ़ी कमाई बैंक्स में जमा करते हैं, जो हमारी जमा राशि और पूंजी है हमारी जो अलग अलग बैंक्स में जमा है, उसकी सिक्योरिटी को लेकर के कि हम कितने सेफ हैं बैंक्स में अपना पैसा रख करके। जिस तरह से हाल ही के दिनों में येस बैंक में, ग्लोबल ट्रस्ट में और पीएमसी बैंक में यानी कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में जिस तरह के दौर आए, जिस तरह का समय देखने को मिला, उससे लोगों में एक असुरक्षा की भावना, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई कि हम जिंदगी भर मेहनत करके खून पसीना बहा के जो पैसा कमाते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं, उसे जमा करते हैं उन बैंक्स में, वो हमारा पैसा कितना सुरक्षित है, हम कितने सुरक्षित हैं उस पैसे को लेकर के। तो आज बात इसी पर होने वाली है कि आप कितने सुरक्षित हैं और आपका पैसा कितना सुरक्षित है आपके बैंकों में। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन रेगुलर आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। बात करते हैं बैंक्स की दोस्तों। तो अभी जो रिसेंट बवाल मचा हुआ है, जो रिसेंट एक पैनिक और एक असुरक्षा, एक कंफ्यूजन चल रही है, वो चल रही है लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर के। क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक में रिसेंटली 16 दिसंबर 2020 तक जो आपको पैसा निकालने की परमिशन है, निकासी है, वो 25,000 रुपए पे फिक्स कर दी गई है। यानी कि कोई भी डिपॉजिटर जिसका अकाउंट है लक्ष्मी विलास बैंक में, चाहे उसके लाखों रुपए करोड़ों रुपए पड़े हों, लेकिन वो मैक्सिमम 25,000 रुपए निकाल सकता है 16 दिसंबर 2020 तक अपने इस बैंक अकाउंट से। दोस्तों, इसी में एक ऑर्डर ये भी आया है कि लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर होने वाला है डीबीएस बैंक के साथ। डीबीएस बैंक वैसे तो एक सिंगापुरियन बैंक है, सिंगापुर बेस्ड बैंक है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि वो भारत में अपनी कंपनी बनाएगा और जो भारत का डीबीएस बैंक होगा उसका मर्जर होगा इस लक्ष्मी विलास बैंक के साथ। तो लेकिन इस सब चीजों को लेकर के, इन सब हलचलों को लेकर के लोगों में एक बहुत असंतोष है, कंफ्यूजन है कि मेरे पैसे का क्या होगा, मेरा पैसा कहाँ जाएगा। तो इन सब चीजों में जो सबसे बड़ा रोल आता है बैंक्स में आपकी सिक्योरिटी को लेकर के, आपके पैसे की सिक्योरिटी को लेकर के, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, दैट इज आरबीआई। आरबीआई ध्यान रखती है कि आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपके पैसों के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। और अगर हम पीछे के दौर में देखेंगे, जस्ट रिसेंट जो येस बैंक या ग्लोबल ट्रस्ट बैंक या पीएमसी के साथ हुआ, तो आरबीआई का काफी बड़ा रोल सामने आया इन बैंक्स को स्टेबलाइज करने में और लोगों के डूबते हुए पैसों को बचाने में। तो जो कंप्लायंसेस, बेसिकली पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जनरली कोई भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इवन अब फरवरी 2020 से कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसके दायरे में आ चुके हैं, जो कि आरबीआई से कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड होते हैं। यानी कि कोई भी बैंक हो, आज की डेट में हर बैंक जो है आरबीआई से गवर्न होता है, आरबीआई के रूल्स उसे फॉलो करने ही पड़ते हैं। और इसलिए हर बैंक का आज की डेट में जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉज है, कंप्लायंसेस हैं, वो सेम है। तो इसलिए आपको बैंक्स में बहुत डिफर करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। जिस तरह से पीछे चल रहा था कि कोऑपरेटिव बैंक्स का पैसा डूब जाता है, कोऑपरेटिव बैंक्स में गड़बड़ करने के ज्यादा स्कोप होते हैं, तो 2020 यानी कि इस साल के फरवरी महीने से कोऑपरेटिव बैंक्स को भी आरबीआई के दायरे में लाया जा चुका है और कोऑपरेटिव बैंक्स भी उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन से गवर्न होंगे जिनसे कि बाकी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स गवर्न होते हैं। अब ऐसे क्या कंप्लायंसेस हैं जो आरबीआई ने रखे हुए हैं जिससे आपके पैसे को किसी हद तक सुरक्षित रखा जा सके। तो पहली चीज जो है दोस्तों कि जो रूल है कि 3% टोटल डिपॉजिट्स का
यानी कि जो जितना भी पैसा बैंकों में डिपॉजिट हुआ है उसका 3% जो है 3% जो है CRR के रूप में और 18% जो है SLR के रूप में हर बैंक को RBI के पास रखवाना पड़ता है। तो यानी कि ये जो 18% SLR है और 3% CRR है, ये टोटल डिपॉजिट का RBI के पास रहता है सुरक्षा स्वरूप, ताकि आपका कुछ हिस्सा तो सेफ ही रहे। वो RBI अगर बैंक के डूबने की नौबत आती है तो RBI उसे यूज कर सके और कुछ तरीके निकाल सके। दूसरा जो है होता है वो CAR, वो एक तरह से पर्याप्त पूंजी कही जाती है, जो कि जनरली 9% तो कंपल्सरी ही है, पर ये एम्फसाइज किया जाता है कि टोटल जमा पूंजी का 12% बैंक्स जो है CAR के रूप में पर्याप्त जमा पूंजी राशि के रूप में रखें अपने बैंक्स में और उसको यूज ना करें आगे लोन देने में, मॉर्गेज करने में या किसी भी तरह की फंडिंग करने में। तो यानी कि आपकी टोटल जमा राशि का 12% जो है, मतलब बैंक के पास जो टोटल जमा राशि है उसका 12% जो है बैंक्स को जनरली रखना होता है CAR के रूप में, और 9% तो रखना ही रखना है, कंपल्सरी है। तो ये तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं ताकि आपके पैसे को कुछ हद तक सुरक्षित रखा जा सके। पर असल में आपका कितना पैसा कितना सुरक्षित है, अब बात करते हैं उसकी, और आप सुरक्षित कैसे रह सकते हैं बात करते हैं उसकी। तो दोस्तों, पहली चीज कि किसी भी बैंक में जब पैसा रखा जाता है तो कुछ पैसा हमें इंश्योर्ड होता है, हमारा कुछ अमाउंट इंश्योर्ड मनी में आता है, जो कि पहले था 1 लाख रुपए। अभी रिसेंटली भारत सरकार के ऑर्डर्स आए हैं और उसको बढ़ा करके कर दिया है 5 लाख रुपए। यानी कि किसी भी बैंक अकाउंट में आपका 5 लाख रुपया तो सुरक्षित है। दिक्कत कहाँ आएगी, जब आपका कई गुना ज्यादा पैसा बैंक में पड़ा है और आपका सुरक्षित तो 5 लाख ही है। यानी कि अगर बैंक किसी ट्रबल में आ जाता है, ट्रबल की सिचुएशन में, मुसीबत की सिचुएशन में आपको 5 लाख ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योर्ड उतना ही है। अब इससे बचा कैसे जाए, आपने रखे हैं अगर 50 लाख और आपको मिलेगा 5 लाख, तो बाकी के पैसे का क्या होगा। तो दोस्तों, सही तरीका तो ये है कि आप किसी एक बैंक में अकाउंट ना रख करके कई बैंक्स में अपने अलग अलग अकाउंट्स बना के रखें और अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके रखें, इंस्टेड कि आप एक ही बैंक में अपना सारा पैसा पार्क कर दें। डोंट डू दैट, डोंट पार्क योर मनी इन वन सिंगल बैंक, इन वन सिंगल बैंक अकाउंट। इंस्टेड आप अलग अलग बैंक्स में अपना खाता खुलवाएं और उसमें अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके रखें। दूसरी चीज दोस्तों जो बहुत जरूरी है वो है कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं, खाता खुलवा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी उस बैंक के बारे में ले लें। जैसे कि NPA उस बैंक का कितना है। NPA इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि उस बैंक ने जो लोन दिए हुए हैं, जो उधार दिए हुए हैं, जो फंडिंग्स की हुई हैं अलग अलग लोगों को, बिजनेसमैन को, बिजनेस ग्रुप्स को, इन्वेस्टर्स को, जहां पे भी उन्होंने फंडिंग की हुई है, क्या उनका पैसा, उनका दिया हुआ उधार, उनका दिया हुआ लोन सही तरीके से लौट रहा है या काफी कुछ डूब गया है, NPA हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको उस बैंक में अपना पैसा रखने से थोड़ा बचना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों जो आप कर सकते हैं वो है कि आप उसके CAR फंड्स की जानकारी ले लें, यानी कि जो पर्याप्त जमा पूंजी वो बैंक रखता है, टोटल जमा पूंजी जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उस बैंक में, उसमें से उसकी आप जानकारी ले लें कि CAR कितना है उस बैंक में। तो उसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अपना कितना पैसा उस बैंक में रखना है या फिर उस बैंक में आपको अपना खाता खुलवाना भी है कि नहीं। तो ये कुछ तरीके थे आपको सुरक्षित रखने के लिए, अपने पैसे के लिए जो आप दूसरे बैंक्स में जमा करवाते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, और इस तरह की और जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।